हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे हम 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है हमारा सेक्शन 37। The parties to a contract must either perform और ऑफर टू परफॉर्म, या तो परफॉर्म करेंगी या फिर ऑफर देंगी परफॉर्म करने के लिए देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस को, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी अदर लॉ। जब तक वो परफॉर्मेंस डिस्पेंस नहीं कर दी जाती है या फिर एक्सक्यूज नहीं करी जाती है किसी लॉ के प्रोविजन के द्वारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के द्वारा या फिर किसी और प्रोविजन के द्वारा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। या प्रोमिसेस बाइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ। जो प्रोमिसेस है ना, वो बाइंड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोमिसर के, अगर डेथ वगैरह हो जाती है उस प्रोमिसर की, बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कोई दूसरी, मतलब कंट्ररी बोलते हो, विपरीत इंटेंशन अपेयर नहीं होती है। भाई यही था इसके अंदर। फिर आपको दिया गया है इसके अंदर आपका एनालाइज, और ये है हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू। जो पार्टी ने वो काम कर दिया जो उसने करने के लिए बोला था, और आइदर ऑफ द पार्टीज हैज़ फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस, और उन्होंने अपने जो ऑब्लिगेशंस है, मतलब कर्तव्य हैं, वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद इन अ टाइम के अंदर, और जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से। तब हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि अगले बंदे ने आपको ऑफर दिया कि हाँ मैं परफॉर्मेंस करूँ। इट मे हैपन समटाइम, ये कभी कभी होता है, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू, जब परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है, मतलब आ जाती है, द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म, और जो आपका प्रोमिसर है वो ऑफर देता है परफॉर्म करने के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को, बट जो प्रोमिस ही होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे आपसे परफॉर्मेंस नहीं करवानी है, तब हम उसे बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल मतलब आप मना कर देते हो ऑफर टू एक्सेप्टेंस, मतलब परफॉर्मेंस को, कि आपने मना कर दिया, उसने अगले बंदे ने बोला कि मैं ये काम कर दूं, आपने बोल दिया कि नहीं मत करो, रहने दो। फिर उसमें ऑब्लिगेशंस क्या आती हैं, सेक्शन दिया गया है आपके 38 के अंदर, देखते आइए। वेयर अ प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर, जब प्रोमिसर ने कोई ऑफर करा हो, मेड एन ऑफर टू परफॉर्मेंस, ठीक है, टू द प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, और वो ऑफर उसने प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, देन द प्रोमिसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर जो आपका जो प्रोमिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। नॉर डज ही देयर बाय लॉस इज राइट, ना ही वो अपना कोई राइट लॉस करने वाला है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर है हमारे पास एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन, ये जो आपके ऑफर है ना, ये इन कंडीशन को फुलफिल करने ज़रूरी है, जो कि है आपकी, जो आपकी ऑफर टू परफॉर्मेंस आपने दिया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस होना चाहिए, ठीक है। over certain person by whom it is made able and willing then to whole of the part is bound to his promise to do, ठीक है। मतलब कि इट मस्ट बी मेड, एक तो प्रॉपर टाइम पे आप उसे दो, प्रॉपर प्लेस पे दो, और ऐसे सर्कमस्टेंसेज हों डेट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको आपने वो ऑफर टू परफॉर्मेंस दिया है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि वो असरटेन कर ले कि जिस बंदे के द्वारा वो ऑफर दिया जा रहा है वो एबल है और विलिंग है या नहीं, देन टू डू द होल ऑफ इट ही इज बाउंड टू परफॉर्मेंस टू डू, सॉरी,
इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवरी एनीथिंग, अगर कोई ऑफर कुछ चीज़ डिलीवर करने का है टू द प्रोमिसी को, देन द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। उस टाइम पर आप जो प्रोमिसर है उसके पास प्रोमिसी है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑफ सीइंग थिंग्स ऑफर्ड, की जो थिंग्स ऑफर्ड की जा रही हैं इन द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड, जिन्हें डिलीवर करने के लिए आपको जो प्रोमिसर वो बाउंड है बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर, वो वही चीज़ है या नहीं। एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज़ बी द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चाहे वो जॉइंट प्रॉमिस भी क्यों ना हो, सभी के लिए होंगे। और ठीक है, देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारा विच इज़ सेक्शन नंबर 39। उसके अंदर आपको दिया इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म होली। अगर आपने क्या कर दिया है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, आपने मना कर दिया है ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, कि आप काम ही मत करो, उस टाइम पर आपके साथ क्या होगा। सेक्शन 19 प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, जब पार्टी मना कर देती है काम करने से, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या फिर खुद को डिसेबल्ड कर लेती है काम करने से, हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को या काम को ही। ठीक है, इट्स एंटायरिटी द प्रॉमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो प्रॉमिस है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अनलेस ही हैड सिग्निफाई, जब तक वो पता नहीं देता वर्ड्स के द्वारा या फिर अपने कंडक्ट से, हिज एक्यूजेंस इन हिज कॉन्टिन्यूएंस, उसकी एक्यूजेंस जो है मतलब उसका नाम मना करना, वो है उसकी कॉन्टिन्यूएंस। फिर नीचे दिया गया है आपको एनालाइज, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। अगर कोई बंदा काम करने से मना कर रहा है, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर रहा है, तो उसी टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जब तक वो खुद से नहीं बता देता या फिर अपने कंडक्ट से ऐसा दिखा नहीं देता कि मैं इस ऑफर को, मतलब इस प्रॉमिस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये है आपके सेक्शन 39 के अंतर्गत। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 40, 41 एंड 42। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, किसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया जाना चाहिए। सेक्शन 40 के अंदर आपको दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। If it appears from the nature of the case that it was the intention of the party to any contract that the promise contained in it should be performed by the promiser himself, तो जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रॉमिस है ये सिर्फ प्रॉमिसर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाना चाहिए, और वही आपकी इंटेंशंस भी हैं। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, ऐसा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म किया जाएगा प्रोमिसर के द्वारा ही। इन अदर केसेस द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्मिंग इट, और अगर कोई दूसरे केसेस हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोमिसर ही करके देगा, तो प्रोमिसर या फिर उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बंदे को एम्प्लॉय कर लेंगे जो उस पार्टिकुलर प्रॉमिस की परफॉर्मेंस कर सकता है। ये आपका दिया गया है सेक्शन नंबर 40 के अंदर। फिर आपको इसका एनालाइज दिया गया, प्रॉमिसर हिमसेल्फ उसका एजेंट करेगा या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, थर्ड पर्सन करेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं क्योंकि ये सेक्शन नंबर हमारा 41 है। थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हो तब क्या होगा, सेक्शन 41 के अंदर वो दिया गया आपको। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, जब कोई प्रोमिसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर, तब आप उसे फिर प्रोमिसर के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। That is the performance by a stranger if accept by the promisee, अगर किसी स्ट्रेंजर के द्वारा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है प्रोमिसी ने, द रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर, तो आपने फिर जो प्रोमिसर है उसे डिस्चार्ज कर दिया है। ऑल्दो द लेटर नाइदर ऑथराइज नॉट रेक्टिफाइंग द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ना ही आप
ऑथराइज कर सकते हो, ना ही रेक्टिफाई कर सकते हो थर्ड पार्टी के एक्ट को बाद में। एज पर द सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन अ प्रॉमिस एक्सेप्ट, ये सेम दिखा गया है, उसमें कोई वो नहीं है, जस्ट रिपीटेशन है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास विच इज जॉइंट प्रोमिसर। अब हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर्स विच इज नन बट द सेक्शन नंबर 42। सेक्शन की लिस्ट आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल ही विजिट कर सकते हो, आपको सीक्वेंस्ड वाइज सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मेड करते हैं, मतलब एक प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कोई विपरीत इंटेंशन नहीं दिखाई जाती है, अपेयर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑल सच पर्सन मस्ट बी जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, तो वो सारे ही पर्सन जॉइंटली फुलफिल करेंगे उस प्रॉमिस को। इफ एनी ऑफ देम डाइज, अगर उनमें से कोई मर जाता है, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली और सर्वाइविंग प्रोमिसर, तो जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाकी सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के साथ मिलकर करेगा फुलफिल किसको, प्रॉमिस को। और अगर सभी के ही मर जाते हैं, सभी लोग ही मर जाते हैं, तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर फुलफिल करेंगे उस प्रॉमिस को जॉइंटली। देन नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं अपने, विच इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब सक्सेशन का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी और लायबिलिटी भी मिलेगी, बट असाइनमेंट के अंदर आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलते हैं, मतलब एसेट्स ही मिलते हैं, उसके अंदर आपको लायबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। चाहे तो हम पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। टू लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं विच इज सक्सेशन एंड असाइनमेंट मे बी नोटेड केयरफुली, ठीक है। व्हेन द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट सक्सीड होता है ना कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा, देन बोथ द बर्डन एंड द बेनिफिट, बोथ द बर्डन एंड द बेनिफिट, ठीक है, बर्डन एंड बेनिफिट सही से पढ़ना, attaching to the contract may sometime devolve on their legal hires, तो उसका जो बर्डन है ना फिर वो उनके लीगल हायर पर आ जाएगा, बर्डन भी बेनिफिट भी। सपोज अ सन सक्सीड द estate ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, ही विल बी लाइबल टू पे द डेब्ट्स एंड द लाइबिलिटीज, तो फिर वो लाइबल है डेब्ट्स और लाइबिलिटीज पे करने को अपने फादर की ऑन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट इफ द डेब्ट ऑन बाय हिज फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ estate इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना बाय द सन, देन ही वुड नॉट बी कॉल्ड अप टू पे द एक्सेस, मतलब जितनी प्रॉपर्टी है आपसे लोग उतना ही पैसा मांग सकते हैं, आप पर्सनली लायबल नहीं होगे। इन अदर वर्ड द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, मतलब जितनी प्रॉपर्टी उसे मिली है उसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी सन की। अब असाइनमेंट के मैटर में आ जाते हैं हम। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज, मतलब बेनिफिट असाइंड होगा पर लाइबिलिटीज असाइंड नहीं होती हैं, जैसे बिकॉज व्हेन द लाइबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व, क्योंकि जब आप लाइबिलिटी असाइन करोगे ना तब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी। दस अ डेप्टर कैन नॉट रिलाइव हिमसेल्फ ऑन हिज लाइबिलिटी टू क्रेडिटर असाइनिंग समवॉट इल्स ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेब्ट, ठीक है। बेनिफिट इज कपल्ड विद लाइबिलिटी, तो वो ये दे रखा है देखो नीचे, बेनिफिट इज कपल्ड विद लाइबिलिटी, ये आपका सक्सेशन में हो गया, असाइनी में ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये बेनिफिट कैन नॉट बी असाइन। देन हमारे पास है 4.6 विच इज द लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, क्या लाइबिलिटीज होंगी जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसीज की। हो गया डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, किस तरीके से डिवोल्यूश हो सकती हैं आपकी जॉइंट लाइबिलिटीज। वन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सचेंज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब तो कोई वही कॉन्ट्रैक्ट से कोई दूसरी विपरीत अटेंशन अपेयर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारे ही पर्सन जॉइंटली ड्यूरिंग देयर लिव्स, ठीक है, और आफ्टर द डेथ ऑफ दैम, उनकी डेथ के बाद उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जॉइंटली, और सर्वाइवर्स के साथ आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर उसके सारे रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे उनके प्रॉमिस को, जैसा हमें भी हमने लास्ट में पढ़ा था सेक्शन 42, पढ़ भी तो पढ़ गए हैं भाई, कितना पढ़ाओगे। ये हम स्किप करेंगे और चलेंगे हम सेक्शन नंबर 43 के पास।
विच इज दिस, ठीक है। एनी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, कंपेल्ड बोले तो मजबूर कर देना। When two or more person make a joint promise, the promisee may in the absence of express agreement, अगर वहाँ पर कोई express agreement नहीं है तो जो promisee भाई साहब है ना आपके, वो कंपेल कर सकते हैं एनी वन, मतलब किसी एक को भी। अरे यार रुक जाओ। हाँ तो एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है, उनमें से एक को या फिर ज़्यादा को, प्रोमिसर्स को मतलब जॉइंट प्रोमिसर्स को, टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस, कि आप पूरा का पूरा प्रोमिस मुझे परफॉर्म करके दो। अगर 10 बंदे हैं तो जो प्रोमिस है वो 2 बंदों से भी बोल सकता है कि तुम दोनों ही मुझे करके दो। बाद में वो अपने प्रोमिसर कैसे भी लड़ झगड़ के जो भी करें वो उनकी हेडेक है, पर आपको जो प्रोमिसर है वो कर सकता है मजबूर। ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर प्रोमिसर लाइबल रहता है, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर कंपेल एवरी अदर, ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर, उन्हें कंपेल कर सकते हैं कि आप इक्वली कंट्रीब्यूट करो हिमसेल्फ टू परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस की, ठीक है। वही वाली पकाऊ सी लाइन। फिर हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। नथिंग इन सेक्शन शेल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो पर वो श्योरिटी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है रिकवर करने से अपने एजेंट से पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी, जो श्योरिटी ने पेमेंट दी है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल, और ना ही आप प्रिंसिपल को रोक सकते हो अगर प्रिंसिपल ने कोई पेमेंट करी है श्योरिटी के लिए, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन और जॉइंट प्रोमिसर, अगर आप किसी जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर देते हो तब क्या होगा। द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज डेल्ट विद सेक्शन 44 के अंदर ही आपको दिया गया है। सॉरी, व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड जॉइंट प्रॉमिस, ये तो वही है अपनी पकाऊ लाइन। आ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच अ जॉइंट प्रोमिसर, अगर आप एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर देते हो अपने प्रॉमिस से, डज नॉट डिस्चार्ज अदर प्रोमिसर और द प्रोमिसर्स, तो वो जो दूसरा जॉइंट प्रोमिसर है या जो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उन्हें डिस्चार्ज नहीं करते हैं। डज नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर, ना ही वो जॉइंट प्रोमिसर को फ्री करेंगे। सो रिलीज, जो रिलीज हो गया है, फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स, जो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब कि आपने अभी तो अपने उससे तो रिलीज कर दिया पर वो सारे जॉइंट प्रोमिसर्स मिलके उस वैसा ले सकते हैं। अब हमारे पास राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस के क्या राइट्स होते हैं, ये आपको दिया गया है सेक्शन 45 के अंदर। टू पर्सन मेड प्रॉमिस, टू और मोर पर्सन जॉइंटली अनलेस कॉन्ट्रेरी अपेंशन, वही सेम, ठीक है। द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट हैज बिटवीन हिम एंड देम, जो मतलब परफॉर्मेंस बची हुई है उनके बीच में, ठीक है, विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लिव्स, उनके जिंदा रहते हुए और उनकी डेथ के बाद उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, ठीक है, सर्वाइवर के साथ मिलके करेंगे अपनी डेथ के लास्ट सर्वाइवर, ठीक है। वही भाई सेम लिख रहा है एकदम। मर जाते हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ना तो वो ये करेंगे ना तो वो करेंगे, मजे ले रहे हैं भाई। अब हमारे पास है 4.7 विच इज टाइम एंड द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। क्या टाइम रहेगा, क्या प्लेस रहेगी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए। फर्स्ट वाले के साथ चलते हैं। टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो टाइम है प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए, वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड, कोई एप्लीकेशन मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है और ना ही कोई टाइम बताया गया है। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसर, बिना प्रोमिसर के पूछे, प्रोमिसी के पूछे।
एंड नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और कोई टाइम भी नहीं बताया गया। द इंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, तब उसे आप रीजनेबल टाइम के अंदर करोगे। देन हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड है, टाइम एंड द प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर द टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। टाइम तो स्पेसिफाइड है पर कोई एप्लीकेशन मेड नहीं है, ठीक है। वैन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, एक डे पर होना है। प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन, प्रोमिसर ने वो काम करा है बिना किसी एप्लीकेशन के प्रोमिसी के द्वारा। द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, तो प्रोमिसर जो है ना उसे कभी भी कर सकता है, मतलब यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस के अंदर होना चाहिए, मतलब वो मतलब 10 से 6 के बीच में होना चाहिए, 8 बजे से 8 बजे तक हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है। ऑन सच डे एंड प्लेस एट विच द प्रोमिसर ऑट टू बी परफॉर्म, उसी दिन होना चाहिए और उसी प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पर वो बताया गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब इस बार एप्लीकेशन लेनी है, ठीक है, और टाइम भी बताया गया, प्लेस भी बताई गई है। वैन अ प्रोमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे, जब कोई प्रोमिस सर्टेन डे पर परफॉर्म करना हो एंड द प्रोमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, तो जो वो आपका प्रोमिसर है ना वो मजबूर नहीं है उसे करने के लिए विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। जब तक प्रोमिसी नहीं बोल देता कि अब आप कर दो, तब तक प्रोमिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसे करने की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर ऑफ द बिजनेस। फिर आपकी ये ड्यूटी जो है ना प्रोमिसी की बन जाती है कि वो अप्लाई करे परफॉर्मेंस के लिए एक प्रॉपर प्लेस पर और यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन का भी मामला था ना। एप्लीकेशन बोले तो बताना। प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फॉर, अब की बात जो कहूँ, नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स, कोई प्लेस फिक्स नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन है। वेयर अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स, कोई प्लेस फिक्स नहीं है उसे परफॉर्म करने की, तो वहाँ पर ड्यूटी बन जाती है प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी को टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, कि प्रोमिसी ऐसी एक रीजनेबल प्लेस अपॉइंट कर ले परफॉर्मेंस के लिए जहाँ पर वो उसे परफॉर्म कर सके। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है विच इज द लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस इन अ मैनर, एक मैनर बताया हुआ है एंड टाइम प्रिस्क्राइब्ड, और टाइम भी बताया गया, और सैंक्शंड बाय प्रोमिसी, और प्रोमिसी के द्वारा वो ऑथराइज्ड भी है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड विद इन सच मैनर, तो आप उस मैनर में ही करोगे, उसी टाइम पर करोगे, विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड, जैसी आपके प्रोमिसी ने मैंशन करी है। ये भी हमने ख़त्म कर लिया कि ये हमारा क्या था, बताओ बताओ भाई, बताओ ना भाई। टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब यहाँ पर देखो हमारे पास पहला है सेक्शन नंबर 51, which is the promiser not bound to perform unless the reciprocal promise ready and willing to perform। हमारे प्रोमिसर भाई साहब बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए जब तक एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी हो जाए और वो विलिंग ना हो जाए परफॉर्म होने के लिए। वैन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट कर रहा हो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड होना है, नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो प्रोमिसर को कोई ज़रूरत नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की अनलेस द प्रोमिसी, जब तक प्रोमिसी रेडी ना हो और विलिंग ना हो परफॉर्म करने के लिए अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऑर्डर देना है, ठीक है। वेयर द ऑर्डर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सॉरी, वेयर द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऑर्डर देना है परफॉर्मेंस का रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, वो फिक्स कर रखी है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सप्रेसली मतलब लिख कर या फिर बोल कर। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन डैट ऑर्डर, तो आप उसी ऑर्डर में उसे परफॉर्म करोगे
एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और जहाँ पर ऑर्डर फिक्स नहीं है, मतलब ऑर्डर बोलते हैं यहाँ पे मैनर की बात हो रही है, दे शैल परफॉर्म इट इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड, तो आप उस ही ऑर्डर में उसे करोगे जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बता रहा है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर थोड़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स प्राइस, की ए एंड बी नहीं, ए घर बनाएगा बी के लिए एक फिक्स प्राइस पर, ए प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे फॉर इट, तो ए को पहले घर बना के देना, बाद में बी उसे पैसे दे देगा, दैट्स इट। देन हमारे पास है थर्ड पॉइंट विच इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, क्या लाइबिलिटी रहेगी उन पार्टी की जो प्रिवेंट कर रही है इवेंट को, ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक प्लेस, जहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट वो होने वाला था। वैन आप कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जब कॉन्ट्रैक्ट कंटेन कर रहा होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एंड वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, और एक पार्टी रोक रही है दूसरी पार्टी को उसको प्रॉमिस, मतलब उसकी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने से, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसको रोका जा रहा है, एंड इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर, तो और वो इंटाइटल्ड हो जाएगी, बल्कि तो हकदार हो जाएगी दूसरी पार्टी से कंपनसेशन लेने की, फॉर एनी लॉस ही में सब्सटेन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने कोई लॉस बियर करे हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। देन हमारे पास है फोर्थ पॉइंट विच इज इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट हैज टू डेट प्रॉमिस which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise. When a contract consists of reciprocal promise, वही same पकाओ line, such that one of them cannot be performed, such that one of them cannot be performed, उनमें से एक नहीं होना चाहिए, or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, या फिर इसकी परफॉर्मेंस ना ही मानी जाएगी जब तक दूसरा परफॉर्म नहीं हो जाता, and the promiser of the promise last mentioned failed to perform it, उसने लास्ट मेंशन कर दिया कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऐसा जो प्रोमिसर है वो क्लेम नहीं कर पाएगा परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन, और कंपनसेट करेगा दूसरी पार्टी को अगर कोई उसने लॉस सफ़र करा है, विच सच अदर पार्टी में सब्सटेन, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है अफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द टाइम इज एसेंशियल, अगर टाइम फिक्स था और एसेंशियल था, उस टाइम आप नहीं कर पाए, तब ये आपको सेक्शन 55 के अंदर दिया गया है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है, कुछ थिंग्स करनी है एट, या तो एट मतलब उस टाइम पर, या और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, या फिर स्पेसिफाइड टाइम से पहले, एंड फेल टू डू एनी सच थिंग, और वो फेल हो जाता है ऐसी कुछ काम करने से, और बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है परफॉर्म, बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, तो वो प्रोमिसी के ऑप्शन पर हो जाएगा वॉइडेबल, इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज दैट द टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो पार्टी है उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि जो टाइम है वो एसेंस है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है किसकी ऑप्शन पर, प्रोमिसी के ऑप्शन पर। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है, इफ इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, अगर यहाँ पर पार्टी की इंटेंशन ही नहीं है, दैट द टाइम शुड बी द एसेंस, दैट द टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की टाइम एसेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का,
द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है एट द फेलियर टू डू सच थिंग और बिफोर एट द टाइम स्पेसिफाइड, अगर उस टाइम पर आप नहीं कर पाए, उस टाइम के पहले आप नहीं कर पाए। बट द प्रोमिसी इज इंटाइटल टू कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर, पर वहाँ पर आपका जो प्रोमिसी है वो कंपनसेशन प्रोमिसर से ज़रूर मांग सकता है अगर उसने कोई लॉसेस हुए हैं, ठीक है, उस फेलियर की वजह से। देन है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस एट टाइम अदर देन एग्रीड, मतलब जिस टाइम पर वो एग्रीड थी उससे अलग टाइम पर आपने उसकी परफॉर्मेंस को एग्री कर लिया है, एक्सेप्टेंस ले दिया मतलब। इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर अकाउंट परफॉर्मेंस टू हिज प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड, द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम, तो आपको जो प्रोमिसी है वो किसी भी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को। Other than agreed, the promisee cannot claim compensation for loss auction by the non-performance at the time agreed, तब आपका जो promisee है वो compensation नहीं मांग पाएगा and at the time of the acceptance, और acceptance की टाइम पर अगर उसने नोटिस दिया है प्रोमिसर को तब वो मांग सकता है। देन हमारे पास है 6th पॉइंट विच इज एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। सॉरी भाई थोड़ी तबीयत खराब है। सेक्शन 56 के अंदर आपको ये दिया गया है, कंटेम्पलेट वेरियस सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द एग्रीमेंट मे बी वॉइड, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज जिनके अंतर्गत आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है, सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है कैरी करने के लिए। द सेक्शन इज reproduced below, an agreement to do an impossible act it in itself is void, ऐसा एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट को करने का खुद से ही void होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और लॉफुल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एक्ट को करने का कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर अनलॉफुल हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इम्पॉसिबल हो रहा है या फिर किसी रीज़न की इवेंट की वजह से जो प्रोमिसर है कुड नॉट प्रिवेंट या लॉफुल बिकम वॉइड, मतलब वॉइड हो जा रहा है व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और लॉफुल। Compensation for losses through non-performance of act unknown to be impossible. Compensation for loss though non-performance of act known to be impossible or lawful, अगर आपको पता थी तब क्या होगा। Where a person has promised to do something which he knew with a reasonable diligence might have known and which is the promisee did not know, पर promisee को नहीं पता है। To do an impossible or unlawful, such promiser must make compensation to the promisee, तो ऐसा जो promiser है वो compensate करेगा promisee को कोई भी loss होने पर, which the promisee substance through the non performance, जो आपके promisee ने non performance की वजह से bear किया है। इसमें क्या है कि आपके जो promiser है ना उसे पता है कि ये lawful है, unlawful काम है, ठीक है, या फिर ये impossible act है, पर promisee को नहीं पता है। ये एनालाइज करा हुआ है सिर्फ, अगर इनिशियल अपॉन डूइंग समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल इट सेल्फ एग्रीमेंट, तो वो इनिशियली अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी तो वो एग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा, ठीक है। इफ नॉन टू द पार्टी, अगर पार्टी को पता है पहले से, इट वुड बी ऑफ द डेट एन एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट क्वाइट अननोन टू द पार्टी एंड इम्पॉसिबल एट बीइंग परफॉर्म्ड हैंस वॉइड, तो वो वॉइड रहेगा। इफ अननोन टू द पार्टीज, अगर पार्टीज को नहीं पता बोथ द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी आर इग्नोरेंट ऑफ इम्पॉसिबल, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा। अगर सिर्फ प्रोमिसर को ही पता है विद टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर अलोन न्यूज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, ही डज नॉट नो तो शुड इट नॉट रीजनेबल डिलीजेंस,
तब आपका जो प्रोमिस है वो कंपनसेशन मांग सकता है प्रोमिसर से। ठीक है। फिर हमारे पास सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तब। वे परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अकरेंस ऑफ एन अनएक्सेप्टेड इवेंट्स, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड द कंपनसेशन ऑफ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। तब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है क्योंकि चेंज इन लोगों हो गया है, या फिर कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप उसे अब नहीं कर सकते हो, पहले कर सकते थे। इन अदर वर्ड समटाइम मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो क्वाइट पॉसिबल होती है जब वो हुआ हुआ होता है, बट सब्सिक्वेंटली पर बाद में किसी इवेंट के हैपन होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, अनलॉफुल हो जाती है। ऐसी जो इम्पॉसिबिलिटीज़ है ना उसे सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हम कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, और इन्हें हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटीज़ भी कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ सच इम्पॉसिबिलिटी इज डेट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, और यहाँ पर कोई किसी से कोई पैसा नहीं मांगेगा, कोई किसी पे कुछ केस नहीं करेगा। देन हमारे पास 7th पॉइंट है विच इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स। यहाँ पर आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है कुछ सर्टेन थिंग्स करने को जो लीगल है, एंड ऑल्सो कम अंदर अदर थिंग डेट आर इलीगल, एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स डेट आर इलीगल, और कुछ जो दूसरी चीज़ें वो इलीगल है। सेक्शन 57 के ही अंदर ये आपको दिया गया है। वेयर अ पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग विच आर लीगल, एंड सेकेंडली फर्स्ट कुछ थिंग्स करता है जो कि लीगल है, एंड देन कुछ सेकेंडली थिंग्स करता है जो कि अंदर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल, जो कि इलीगल हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ द प्रोमिस इज वैलिड, तो जो पहला सेट ऑफ प्रोमिस है वो वैलिड रहेगा, पर जो सेकंड है वो वॉइड रहेगा। देन हमारे पास है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अल्टरनेटिव प्रॉमिस हमारे पास है मतलब ऑप्शंस में है, और उनकी एक ब्रांच इलीगल है। ये दिया गया आपका सेक्शन 58 के अंदर। The law on this point is contained in the section 15C says that in case of an alternative promise के केस में one branch of which is legal and the other is illegal, एक लीगल है दूसरी इलीगल है, the legal branch alone can be enforced, तो जो लीगल ब्रांच है आप उसे इन्फोर्स करवा सकते हो। Thus this is a valid contract to deliver rise and void agreement। ये आप ऊपर वाला पढ़ ले। फिर है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आइए देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास है 3 सेक्शंस। ये हम देखते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारी हो चुकी है पहले से ही 38 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इन इंडिकेशन, मतलब आपको पेमेंट की एप्लीकेशन देनी हो रही है जहाँ पर आप जो डेब्ट है ना उन्हें डिस्चार्ज करोगे इंडिकेशन से, मतलब आपको बता रहा होगा डेटर, ठीक है, कि ये वाले हटाने हैं आपके इस बार डेब्ट्स। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट्स टू वन पर्सन, मतलब बहुत सारे डेब्ट्स हैं अलग अलग, मेक अ पेमेंट टू हिम आइदर विद हिज एक्सप्रेस इंटीमेशन, या तो उसने एक्सप्रेस इंटीमेशन दिया है, या कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं जो इम्प्लाई कर रहे हैं दैट द पेमेंट इज सो टू बी अप्लाइड और टू डिस्चार्ज सम ऑफ द पार्टिकुलर डेब्ट, कि जो पेमेंट दी है ना उससे ये वाला पार्टिकुलर डेब्ट ही डिस्चार्ज होगा। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड, तो अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करी जाएगी, मतलब जिस डेब्ट के लिए दी गई है आप उसी डेब्ट को करोगे डिस्चार्ज। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज, जहाँ पर एप्लीकेशन तो दी है कि आप डेब्ट डिस्चार्ज करोगे पर इंडिकेट नहीं करा कि कौन सा वाला करोगे। वेयर द डेटर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट, मतलब डेटर भूल गया है, देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेज, तो कोई सर्कमस्टेंसेज वहाँ पर नहीं है
जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन से वाले डेप्ट की पेमेंट होनी है। एंड द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्कशन ऑफ एनी लॉफुल डेप्ट एक्चुअली ड्यू। तब आपको जो क्रेडिटर है वो किसी भी लॉफुल एक्ट मतलब लॉफुल डेप्ट पर उसे लगा सकता है और उसे फिर पे ऑफ कर देगा। पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट इज रिकवर इज और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स। और वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम से पहले का, 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग हैज़ टू द लिमिटेशंस ऑफ द शूट हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट। और वो ऐसे डेप्ट्स के ऊपर उसे नहीं लगाएगा जहाँ पर पहले से ही झगड़ा चल रहा हो, ठीक है। देन हमारे पास में थर्ड है विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, जहाँ पर कोई सी भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही हो। वेयर नाइदर पार्टी मेक एनी अप्रोप्रिएशन, किसी भी पार्टी ने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करी है। पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेप्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तब आप ऑर्डर ऑफ टाइम में उससे डिस्चार्ज करोगे, मतलब जो सबसे पुराना होगा वो सबसे पहले ख़त्म करोगे। वेदर दे आर और आर नॉट barred by the law in force time being in force in law for the time being in force has to the limitation of shoot। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 4 साल पुराना हो 10 साल पुराना हो, पर आप उसे फिर टाइम के हिसाब से ही, ठीक है, पे ऑफ करोगे। इफ़ द डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, अगर कोई डेब्ट्स इक्वल स्टैंडिंग के हैं, पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनलेटली। तो जो पेमेंट है ना वो अप्लाई करी जाएगी प्रोपोर्शनेटली। देन हम स्टार्ट करते हैं फर्दर नेक्स्ट पॉइंट के साथ। विच अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ, ठीक है, दोनों पार्टी के कंसेंट से इन्हें परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। अंडर दी हेडिंग वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ, इस हेडिंग के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड अल्टरेशन पढ़ने वाले हैं। द लॉ इज कंटेन्ड इन द सेक्शन, हमारे पास सेक्शन होंगे यहाँ पे 62 to 67 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट हमारे पास है अफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या अफेक्ट होने वाला है? इफ़ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री होगी सब्सटीट्यूट करने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट को, उसके लिए, ठीक है, और टू रिसाइन या फिर रिसाइन करना चाह रही है, रिसाइन बोले तो कैंसिल, और टू अल्टर, अल्टर बोले तो एडिट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, फिर जो आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको एनालाइज करो, चलो कर ही लेते हैं यार। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन, कर सकती हैं वो, ठीक है, सब्सटीट्यूट नए कॉन्ट्रैक्ट को ओल्ड वन के लिए। इफ दे डू सो, अगर वो करती है इन केस ऑफ नोवेशन, इट विल बी अ केस ऑफ नोवेशन, तो वो नोवेशन का केस होगा। नोवेशन, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, और उसे परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दस इन अ केस वेयर देयर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, तो इस केस में जहाँ पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर इट, उसके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो गया है, या तो वो दोनों ही सेम पार्टी के बीच में हो सकता है या फिर डिफरेंट पार्टी के बीच में हो सकता है। द कंसिडरेशन म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज हो गई है। नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है पार्टीज़ के बीच में। तो इसमें क्या है कि आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हैं नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इसमें आपकी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अलग अलग हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। इफेक्ट ऑफ रिसेशन, रिसेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसेशन, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है रिसेशन के द्वारा। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है एग्री हो जाती है रिसाइन करने के लिए, तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना होता है। रिसेशन के केस में जो ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट है वो, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होता है, पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। इट इज़ अ नीडलेस पॉइंट टू फाइंड आउट द नोवेशन ऑल्सो इन्वॉल्व रिसेशन, ठीक है, ये नीडलेस पॉइंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि रिसेशन के अंदर भी नोवेशन इन्वॉल्व है।
बट इन नोवेशन एंड इन रिसेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, पर इन दोनों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। देन कम टू द अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में क्या होता है कि नोवेशन और रिसेशन के केस में भी जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्री कर रही है अल्टर करने के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका रिसाइंड हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड में पटाखे वटाखे फूट रहे हैं यार, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रिसाइन हो जाता है विद द रिजल्ट दैट इट इज नॉट नीड टू परफॉर्म, जिसके साथ हम उसे फिर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब डिस्चार्ज होता है अल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी सो अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो टर्म्स हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा ही यहाँ पर भी अल्टर होने वाली हैं। दैट द अल्ट्रेशन में हैव द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओल्ड वन, आप नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हो ओल्ड वन के लिए। इन अदर वर्ड्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन एंड अल्ट्रेशन इज वेरी सरेंडर। तो जो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नोवेशन है और अल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसमें पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेंगी, बदलेंगी नहीं। नोवेशन एंड अल्ट्रेशन इन बोथ द केसेस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला डिफरेंस हम देखते हैं विच इज नोवेशन मीन सब्सटीट्यूटिंग ऑफ एन, नोवेशन सब्सटीट्यूट हो रहा है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का नए के साथ। नोवेशन में भी मेड बाय चेंजिंग द टर्म, नोवेशन किस तरीके से चेंज हो सकता है कि टर्म्स चेंज कर दो कॉन्ट्रैक्ट की और चेंज कर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में। पर अल्ट्रेशन के केस में जो टर्म है ना कॉन्ट्रैक्ट की मे बी अल्टर्ड, वो अल्टर की जा सकती हैं एग्रीमेंट के द्वारा, पर जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो रहती हैं सेम। अभी मैंने आपको ये ऊपर भी बताया था। नोवेशन के केस में क्या होता है कि देर इज अ ऑल टुगेदर अ सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आप ऑल टुगेदर सब्सटीट्यूट कर रहे हो नए कॉन्ट्रैक्ट को ऑल की जगह। पर अल्ट्रेशन के केस में ये एसेंशियल नहीं है, सब्सटीट्यूट करो आप नए कॉन्ट्रैक्ट को। इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन इन अल्ट्रेशन देयर मे बी अ चेंज इन सम ऑफ द टर्म्स, अल्ट्रेशन में आप कुछ जो टर्म्स हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हो एंड कंडीशन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप चेंज कर सकते हो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की अल्ट्रेशन के अंदर। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज प्रॉमिस मे बी वे और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सॉरी, प्रोमिसी में वे, प्रोमिसी या तो त्याग सकता है या रैबिट मतलब कुछ छूट दे सकता है परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिस की। ये हमारा दिया गया है सेक्शन नंबर 63 के अंदर। एवरी प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रेमिट होल इन अ पार्ट, whole or in a part the performance of the promise made to him or may extend for the time such performance may accept instead of satisfaction which he thinks fit। तो इसमें क्या बोला है कि उन्होंने जो आपकी प्रॉमिस है ना वो डिस्पेंस मतलब वापस लिया जा सकता है और रेमिट भी कर दिया जा सकता है पूरी तरीके से भी, कुछ पार्ट्स में भी। जो परफॉर्मेंस है ना प्रॉमिस की जो आपने बोला था करने के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसके लिए टाइम, ठीक है। और मैं एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट, और कुछ और चीज़ भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके लिए, अगर आपको लिए वो सेटिस्फैक्शन दे रही है मतलब वो फिट बैठ रही है आपके लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय रिमिशन, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो सकता है रिमिशन के द्वारा भी। देन हमारे पास सेक्शन नंबर 64 है विच इज़ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बेनिफिट मिला है तो वो वापस करना होता है। व्हेन अ पर्सन एट द ऑप्शन अ पार्टी व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइन इट, वो उसे कैंसिल कर देता है, जिस जो कर सकता था वो उसे कैंसिल कर देता है। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट इन सच ही इज़ द प्रोमिसर। तो दूसरी पार्टी को कुछ भी करने की फिर ज़रूरत नहीं है। द पार्टी रिसाइनिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी रिसाइन कर रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, रिसाइन बोलते कैंसिल कर रही है, इफ़ ही हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी, अगर उसे कोई भी बेनिफिट मिला है दूसरी पार्टी से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो उसे वो बेनिफिट रिस्टोर करने होते हैं, ठीक है। और फॉर हैज मे बी, जितनी जल्दी हो सके, टू द पर्सन हुम इट इज वॉज रिसीव, जिस बंदे से वो रिसीव हुए हैं। सॉरी।
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास विच इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, मतलब क्या कर्तव्य रहेंगे उस बंदे के जिसको वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कुछ बेनिफिट्स मिले हैं या फिर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि बाद में वॉइड हो गया है। व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड, जब एग्रीमेंट वॉइड होता है, और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट, तो उसमें भी आपको वो बेनिफिट रिस्टोर करने होते हैं टू मेक कंपेंसेशन फॉर इट, आपको उसके लिए कंपनसेट करना होता है टू द पर्सन हुम इट वाज रिसीव्ड, जिस बंदे से वो रिसीव हुए हैं, सेम हैज अबव। देन हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट विच इज कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। यू हैव नोटिस दैट अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी रिसाइंड। ये हमने नोटिस किया है कि जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है और वो उसे रिसाइन कर ही सकते हैं, बट रिसेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पर रिसेशन को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है दूसरी पार्टी से उसी सेम मैनर में जिस तरीके से प्रपोजल कम्युनिकेट किया गया था, जो आपका सेक्शन 4 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, विच इज़ नन बट कम्युनिकेशन। सिमिलरली अ रिसेशन में बी रिवोक्ड इन द सेम मैनर, तो आप जो रिसेशन है उसे भी रिवोक्ड कर सकते हो सेम मैनर में, हैज़ द प्रपोजल इज रिवोक्ड, जैसे कि प्रपोजल आपने रिवोक्ड किया था। ठीक है, मतलब आप अगर कैंसिल कर रहे हो ना तो फिर उस कैंसलेशन को भी आप कैंसिल कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर्स रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रोमिसर को वो सब चीज़ें नहीं दे रहे हो जो ज़रूरी हैं मतलब परफॉर्मेंस के लिए, तब क्या होता है। सेक्शन 67 के अंदर ही आपको दिया गया है, इफ़ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी, अगर कोई प्रोमिसी रीजनेबल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, उसके प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए, जिससे वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर सके, पूरा कर सके, द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट, तो जो आपका जो प्रॉमिसर है वो नेग्लेक्ट मतलब ये दलील दे सकता है और मना कर सकता है किसी भी तरीके की कोई भी परफॉर्मेंस करने को। ठीक है, देन हमारे पास शायद ये लास्ट पॉइंट होगा विच इज़ द डिस्चार्ज। जी ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, हम इसे के साथ ख़त्म करेंगे अपना चैप्टर, विच इज डिस्चार्ज ऑफ आ कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से आप डिस्चार्ज करने वाले हो। देखो डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्म ही कर दो तब वो डिस्चार्ज हो ही जाता है। इट टेक प्लेस व्हेन द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्य पूरे कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद इन अ टाइम एंड द मैनर प्रेस्क्राइब, टाइम के अंदर और जो इस तरह जो मैनर आपको बताया गया उसी में। ये आपके दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो एक्चुअल मतलब आपने सच में ही करा है, और दूसरा हो सकता है अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सेड टू बी टेक प्लेस, एक्चुअल परफॉर्मेंस कब मानी जाती है, व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज हैव डन, कुछ करा है उन्होंने, व्हाट ही हैड एग्रीड टू डू अंडर द एग्रीमेंट, जो उन्होंने एग्री करा था एग्रीमेंट के अंदर करने के लिए, व्हेन द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, पर जब प्रोमिसर ऑफर देता है अपनी परफॉर्मेंस को करने का, बट द प्रोमिसर रिफ्यूज, पर प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से उस परफॉर्मेंस को, तब हम उसे क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। देन हमारे पास है सेकंड पॉइंट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहे हो कैंसल, सेक्शन 62 ही बताता है, विफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो सब्सटीट्यूट कर रही हैं, अभी आपने पढ़ कर आए हो इसमें नोवेशन रजिस्ट्रेशन एंड अल्ट्रेशन 62 के अंदर, और टू रिसाइंड इट और रेमिटेड, या फिर उसे रिसाइन कर रही हैं, रेमिट कर रही हैं, अल्टर कर रही है, कुछ भी कर रही हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, तब हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन रिसेशन अल्ट्रेशन रिमेशन एंड ऑलरेडी डिस्कस, ये अब आपने पढ़े ही हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो गया तब।
इम्पॉसिबिलिटी में एक्सिट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जो आपकी इम्पॉसिबिलिटी है वो स्टार्टिंग से भी हो सकती है। इन डैट केस इट वुड इम्पॉसिबिलिटी अब इनिशियो, उस केस में आपकी जो इम्पॉसिबिलिटी अब इनिशियो हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू। अल्टरनेटिवली या फिर इट विल बी सुपरवेंस, या तो फिर वो सुपरवेंस हो सकती है, मतलब बाद में आई है। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस ऑइंग टू, जो सुपरविनिंग आपकी इम्पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है इन इन वजहों से, विच इज़ फॉरसीन चेंज इन लॉ, कोई एकदम से चेंज आ गया है लॉ के अंदर जिसकी वजह से अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर असेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस, आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे आप किसी को गुड्स देने वाले थे तो वो गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। फिर हमारे पास है सी पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई अकरेंस ही नहीं है एक पार्टिकुलर, ठीक है, थिंग की, विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नेचुरली कंटेम्पलेट की जा सकती है सिर्फ, हैज़ अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मैडी, और हैज़ अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इनकैपेसिटी है, जैसे कि एक डेंजरस मैडिले। हमारे पास डी पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर वॉर स्टार्ट हो गया तब। देन विच इज़ फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, विच इज़ द डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम ही ज़्यादा हो गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हैज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर होना चाहिए, जैसा कि आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 ने बताया हुआ है। इफ इट इज़ नॉट परफॉर्म एंड इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द प्रोमिसी, अगर वो परफॉर्म नहीं हो रहा है और प्रोमिसी कोई एक्शंस नहीं ले रहा है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक लिमिटेड पीरियड के अंदर कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपका प्रोमिसी, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ रेमेडी एट लॉ, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ रेमेडी एट लॉ, फिर उसे लॉ से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विच इज इंड्यूस बाय द डेथ ऑफ द प्रोमिसर और इंसॉल्वेंसी, या तो डेथ हो गई है या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ देते हो तब भी आपको परफॉर्म करने की इससे ज़रूरत नहीं होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इफ़ वन पार्टी फॉल्ट इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पर ही फॉल्ट हो रहा है तब वहाँ पर ब्रीच होती है, ठीक है। वैन ऑन दी अदर हैंड अ पर्सन रेप्यूडेट अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर रेप्यूडेट मतलब कैंसिल कर रहा है स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, जब तक उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई है, ही इज़ डीम्ड टू हैव कमिटेड, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई है। इफ वन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक द प्रॉमिस, अगर कोई पार्टी प्रॉमिस ब्रेक करती है और दूसरे बंदे को उससे इंजरी होती है कुछ, हैज़ नॉट ओनली अ राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस, तब वहाँ पर आपके पास सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का ही राइट नहीं है, बट इज़ ऑल्सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मिंग, पर वो वहाँ पर आप डिस्चार्ज हो जाओगे अपना पार्ट परफॉर्म करने से भी कॉन्ट्रैक्ट का। देन हमारे पास 7th पॉइंट है, विच इज़ द परफॉर्मेंस में बी वे और रेमिट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। डिस्पेंस हो जाता है रेमिट के साथ पूरी तरीके से, या फिर पार्ट में जो परफॉर्मेंस है प्रॉमिस की उसने बोली थी करने के लिए, उसमें आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हो और कुछ और चीज़ भी एक्सेप्ट कर सकते हो जो आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से फिट बैठती हो, ठीक है। सेम पॉइंट भाई। देन इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड, ये भी सेम पॉइंट है। अगर प्रॉमिस ही नेगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है अफोर्ड करने के लिए प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज़ उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिस की, तो प्रॉमिसर एक्सक्यूज़ कर सकता है ऐसी नेगलेक्ट या फिर रिफ्यूज़ल का कि मैं अब परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। देन है भाई मर्जर ऑफ राइट, समटाइम द इंफीरियर राइट एंड द सुपीरियर राइट कॉन्सेंट एंड मीट इन वन एंड द सेम पर्सन। कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फीरियर मतलब नीचे वाले राइट और सुपीरियर मतलब ऊपर वाले राइट एक साथ मिल जाते हैं और सेम बंदे के साथ मिलते हैं। इन सच ए केस द इन्फीरियर राइट मर्ज इनटू द सुपीरियर राइट, ऐसे केस में क्या होता है कि इन्फीरियर राइट
मर्ज हो जाते हैं सुपीरियर राइट्स के साथ। ऑन मर्जर द इन्फीरियर राइट वैनिश, मर्जर पर इन्फीरियर राइट्स वैनिश हो जाते हैं एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्स, और उन्हें फिर रिक्वायर्ड नहीं होता है इन्फोर्स करवाने के लिए। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है और आप बाद में उस बिल्डिंग को खरीद लेते हो, तब आपका जो रेंट देना था ना वो था इन्फीरियर राइट, और आप बन चुके हो बिल्डिंग के मालिक, वो है आपका सुपीरियर राइट। देन आपको ऐसे केस में रेंट देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू हैव कंप्लीटेड योर यूनिट नंबर 4। देन हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू टू सच अ ग्रेट ऑडियंस हु वॉच टिल द एंड। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो, और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।